नमस्कार साथियों, एक बार फिर एक नया वीडियो लेकर आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। बच्चों, हम हमारे लास्ट वीडियो में जो चर्चा कर रहे थे वो ग्रामीण बस्तियों की चर्चा कर रहे थे और उसमें हमने आपको बताया था कि ग्रामीण बस्तियाँ किसे कहते हैं, इनकी पहचान क्या क्या होती है और साथ साथ में ग्रामीण बस्तियों को कितने भागों में बांटा गया है। तो हमने उनके गुच्छित प्रारूप की चर्चा की थी। गुच्छित या सघन जो था, मिश्रित प्रारूप की हमने चर्चा की थी, प्रकीर्ण या एकाकी जो था उसकी हमने चर्चा की थी, और पल्ली या पुराना जो था उसकी हमने चर्चा की थी। अलग अलग प्रकार के इसके जो प्रारूप थे उनके बारे में हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप से संबंधित रहने वाला है। अब यहाँ सबसे पहले आपको अधिवास प्रतिरूप का अर्थ समझना आवश्यक है कि अधिवास प्रतिरूप किसे कहते हैं। देखो, मकान जो बनाए जाते हैं वो नियोजित भी हो सकते हैं और अनियोजित भी हो सकते हैं, और किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो कोई छोटा नगरीय संकुल हो, कोई ग्रामीण बस्ती हो या बड़ा नगर हो, उसमें जो मकान बनते हैं उन मकानों का यदि हम सैटेलाइट के माध्यम से या फोटो चित्रण के माध्यम से कोई फ़ोटो शूट करें तो सारे मकानों की स्थिति देखने के बाद हमारे सामने कोई न कोई एक आकृति जरूर निकल के आती है। तो मानवीय अधिवासों की जो आकृति हमें दृष्टिगत होती है उस आकृति को ही अधिवासों का प्रतिरूप कहा जाता है। यानी अधिवासों की आकृति किसके समान है, तो अधिवासों की ऐसी आकृति को ही अधिवास प्रतिरूप के नाम से जाना जाता है। अब ग्रामीण जो मकान होते हैं, अधिवास होते हैं, उनके प्रतिरूपों का आपको पता, बहुत सारे नियंत्रक कारक होते हैं जो उनके प्रतिरूपों को प्रभावित करते हैं। चाहे आप धरातल की स्थिति ले लें, चाहे जल की उपलब्धता ले लें, या उच्चाव की स्थिति ले लें, ढाल की स्थिति ले लें, मृदा का संगठन ले लें, ये सारे ऐसे कारण होते हैं जो किसी क्षेत्र में मिलने वाले ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप को नियंत्रित या प्रभावित करने वाले कारकों के रूप में शामिल किए जाते हैं। और इन्हीं के आधार पर किसी क्षेत्र में ग्रामीण अधिवासों का प्रतिरूप नियंत्रित भी होता है और नियंत्रित होने के साथ साथ में प्रभावित भी होता है। और हमारे सामने अलग अलग प्रकार की स्थितियाँ जो देखने को मिलती हैं वो इन्हीं के परिणाम स्वरूप देखने को मिलती हैं। ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूपों को नियंत्रित करने में बहुत सारे सामाजिक कारकों का योगदान होता है, सांस्कृतिक कारकों का योगदान होता है, ऐतिहासिक कारकों का योगदान होता है, परिवहन यातायात के मार्गों का योगदान होता है, धार्मिक स्थानों का योगदान होता है, पर्यावरणीय जो कारक पाए जाते हैं, इन सभी कारकों का ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूपों के निर्माण में योगदान होता है। और इनकी आकृति के आधार पर ही ग्रामीण अधिवासों के अलग अलग जो प्रतिरूप हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। अब ग्रामीण अधिवासों के कौन कौन से प्रतिरूप हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। देखो, अलग अलग क्षेत्रों में ग्रामीण अधिवासों का जो प्रतिरूप बनने वाला है वो एक समान नहीं होता। जहाँ जैसी दशाएं विद्यमान हैं उन दशाओं के आधार पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के ग्रामीण अधिवासों का प्रतिरूप देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं रेखीय प्रतिरूप। रेखीय प्रतिरूप किसे कहते हैं? जब किसी क्षेत्र में बसने वाली ग्रामीण बस्तियों का प्रतिरूप किसी एक रेखा के समान प्रतीत होता हो, एक लाइन के रूप में मकान बसे हुए हो, पंक्ति नुमा रूप में मकान बसे हुए प्रतीत होते हो, तो ऐसी स्थिति को हम किसके नाम से जानेंगे? रेखीय प्रतिरूप के नाम से जानेंगे। और रेखीय प्रतिरूप का जो विकास होने वाला, या तो किसी सड़क मार्ग के दोनों किनारों के सहारे होने वाला है, या रेल मार्ग के दोनों किनारों के सहारे होने वाला है, या नहर, नदी, घाटी और सागर तट के किनारों पर ऐसी बस्तियों का निर्माण होने वाला है। तो ये बस्तियां जो बनती है सड़कों, रेल मार्गों, नदियों, नहरों और साथ साथ में समुद्रों के तटों के किनारे पर एक पंक्ति नुमा रूप में बसती है। जैसे सड़क या रेल मार्ग आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे मानव के अधिवासों का विस्तार भी आगे की ओर होता जाता है। अब ऐसे अधिवासों की जो स्थिति है वो हमारे भारत में गंगा यमुना का जो मैदानी भाग है और मध्य हिमालय वाला जो क्षेत्र है उसमें विशेष रूप से देखने को मिलता है। और हमारे राजस्थान की यदि हम चर्चा करें तो राजस्थान के अंदर जो हम देखें, जयपुर जिला जो है उसमें बरवाड़ा जो गाँव है,
जयपुर जिले के अंदर बरवाड़ा नामक जो गांव है उसका जो प्रतिरूप हमें देखने को मिलता है वो भी रेखीय प्रकार का है। अब पंक्तिनुमा रूप में पाए जाते हैं तो इनको पंक्तिनुमा प्रतिरूप भी कहते हैं, या मार्गोन्मुख प्रतिरूप भी कहते हैं, या अर्धचंद्राकार प्रतिरूप भी कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है किसी एक मार्ग के सहारे सहारे विकसित होते हैं तो इनकी एक स्थिति होती है आदिवासों की, किसी रेखा के समान प्रतीत होती है, किसी लाइन के समान पंक्तिनुमा स्वरूप में हमें ऐसे आदिवासों का प्रतिरूप दिखाई देखने को मिलता है। और ऐसी स्थिति जब हमारे सामने आती है तो फिर हम उस प्रतिरूप को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी प्रक्रियाएं थी बच्चों जो रेखीय प्रतिरूप के रूप में हमें देखने को मिल रही थी। अब हम चर्चा करते हैं दूसरा जो पैटर्न है प्रतिरूप जो हमें देखने को मिलता है तीर प्रतिरूप के रूप में। जब मानव के द्वारा निर्मित किए गए ग्रामीण अधिवासों का स्वरूप तीरनुमा पाया जाता है, तीर के जो नुकीला भाग होता आगे वाला उसके समान दृष्टिगत होता है, तो ऐसे प्रतिरूप को तीर प्रतिरूप के रूप में जाना जाता है। ऐसे जो अधिवास विकसित होते हैं वो किसी अंतरीप के शीर्ष पर नदी के विसर्ग के सहारे या दो आग के बीच जो विकसित अधिवास होता है वहाँ ऐसी स्थिति देखने को। अब सबसे पहले तो दो आग किसे कहते हैं? दो आग का मतलब होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र। तो दो नदियों के बीच कैसे प्रतिरूप देखने? तीर प्रतिरूप देखने को मिलेगा। या किसी अंतरीप के सहारे, अंतरीप का मतलब हम चर्चा करें जैसे हमारे भारत में कुमारी अंतरीप है, कन्याकुमारी जो है वो अंतरीप की श्रेणी में शामिल, कुमारी अंतरीप। तो या तो किसी अंतरीप के शीर्ष पर देखने को मिलेगा और या फिर नदियों का जो बीच वाला दो आब वाला भाग वहाँ पर ऐसा प्रतिरूप हमें विशेष रूप से देखने को मिलने वाला है। ऐसे स्थान पर होता क्या, आगे वाले भाग में तो मानव जो है मकान बनाता जाता है, या फिर हम ऐसा कहें कि अग्रभाग में अधिवास विकास के लिए भूमि उपलब्ध होती नहीं है और नदी की जो सीमा होती है वो इसके विकास में बाधा डालती है। इसी कारण पीछे वाले भाग की ओर धीरे धीरे क्या बनते जाते हैं, मकान बनते जाते हैं। तो आगे वाला भाग तो आदिवासों के दृष्टिकोण से शून्य क्षेत्र रह जाता है और पश्चिमवर्ती जो भाग है वो आदिवासों के दृष्टिकोण से एक विकसित क्षेत्र के रूप में हमें देखने को मिलता है। और ऐसी स्थिति के कारण ही बच्चों तीर प्रतिरूप का जो स्वरूप है वो हमारे सामने उभर कर सामने आता है। अब हमारे भारत में ऐसा पैटर्न कहाँ देखने को मिला? हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी, कुमारी अंतर यानी कन्याकुमारी वाला जो भाग है वहाँ देखने को मिलेगा, या फिर उड़ीसा जो राज्य है उसमें चिल्का झील के आसपास जो अधिवास बने हुए हैं, ग्रामीण अधिवास बने हुए हैं, उनका पैटर्न हमें मेजरली तीरनुमा या तीर प्रतिरूप के रूप में ही देखने को मिलने वाला है। यानी उनकी आकृति किसके समान होने वाली है? तीरनुमा होने वाली। तो ये प्रक्रिया थी किसकी? तीर प्रतिरूप की। अब हम चर्चा करते हैं कि नेक्स्ट जो प्रतिरूप होने वाला है त्रिभुजाकार प्रतिरूप। देखो, तीर प्रतिरूप और त्रिभुजाकार प्रतिरूप में थोड़ा अंतर होता है। और त्रिभुजाकार प्रतिरूप का निर्माण कब होता है? जब नदियाँ, नहर या सड़क इनका आपस में संगम हो जाता है, यानी एक दूसरे से आकर मिल जाती हैं। लेकिन मिलती तो हैं लेकिन एक दूसरे को काटती नहीं है। यानी कोई मुख्य सड़क किसी गौण सड़क के सहारे आकर मिल गई, या कोई गौण सड़क किसी मुख्य सड़क में आकर मिल गई, या दो नदियाँ आपस में आकर मिल गई, तो मिली तो है लेकिन वो क्रॉस नहीं कर रही एक दूसरे को। तो जब तक काटती नहीं है तो जहाँ आकर ये मिल रही है ना, जहाँ पे इनका संगम हो रहा है उसके बीच जो क्षेत्र होने वाला है वहाँ पे त्रिभुजाकार प्रतिरूप का निर्माण होने वाला है। और ऐसे संगम स्थलों पर अधिवासों को विकसित करने के लिए दोनों नदियों या दोनों नहरों या दोनों सड़कों के द्वारा एक त्रिभुज के समान जो भूमि है वो हमें देखने को मिलती है। और जहाँ ऐसी त्रिभुज नुमा भूमि शेष रह जाती है, चाहे वो दो नदियों के बीच रही हो, या फिर दो सड़कों के बीच रही हो, या फिर दो नहरों के बीच रही हो, ऐसे क्षेत्र में फिर जब अधिवास बनने लग जाते हैं तो उसमें बने हुए मकानों के द्वारा हमें त्रिभुजाकार प्रतिरूप दृष्टिगत होने लगता है। तो हमारे भारत के अंदर जो है पंजाब है और हरियाणा है, ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पर विशेष रूप से हमें त्रिभुजाकार पैटर्न देखने को मिलने वाला है। या फिर हम ऐसा कहें कि ग्रामीण अधिवासों का जो त्रिभुजाकार प्रतिरूप है वो विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा में हमें देखने को मिलेगा। तो ये भारत में जो त्रिभुजाकार प्रतिरूप था उसकी चर्चा। तो बच्चों, आज के वीडियो में हमने ग्रामीण अधिवास प्रतिरूप किसे कहते हैं उसकी चर्चा की, साथ साथ में हमने रेखीय प्रतिरूप की चर्चा की, उसके साथ साथ में हमने त्रिभुजाकार प्रतिरूप की चर्चा की।
और उसके साथ साथ हमने तीर प्रतिरूप की चर्चा। तो ये कुछ प्रतिरूप थे जिनकी चर्चा हमने आज के वीडियो में की। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर हम जो शेष बचे हुए प्रतिरूप हैं, चाहे वो आयताकार प्रतिरूप के रूप में चाहे वो नाभि के प्रतिरूप के रूप में हो सकता है मधुमक्खी छत्ता हो सकता है अनाकार हो सकता है चौकपट्टी हो, तो ये बहुत सारे सोपानी भी देखने को, तो बहुत सारे प्रतिरूप है जिनकी चर्चा हम आगे वाले वीडियो में करने वाले हैं। तब तक आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सबसे बड़ी बात यह है कि आप निरंतर पढ़ते रहिए। क्योंकि आगे जाके आपको निश्चित रूप से एग्ज़ाम का सामना करना पड़ेगा और एग्ज़ाम में निश्चित सफलता के लिए आपको निरंतर रूप से पढ़ना अति आवश्यक है। सफलता हमेशा उन्हीं की कदम चूमती है जो निरंतर प्रयास करते हैं, सफलता को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो आप निरंतर पढ़ाई करते रहिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलने वाली है। धन्यवाद।